आज की कहानी है पति हूँ, एटीएम कार्ड नहीं। रूपेश अपनी मम्मी सुरेखा को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा अंजलि अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही वो बोला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज सालू के यहाँ किटी पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए घर से कहीं गए हुए। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मम्मी की तबीयत भी खराब है। अरे रुपेश, तुम अभी घर पर ही तो हो, तुम मम्मी का ख्याल रख लेना। और हाँ, प्लीज़ मुझे 6,000 रुपये दे दो। 6,000 रुपये? पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने 7,000 रुपये लिए थे ना? रुपेश ने हैरानी से पूछा। अरे यार, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हूँ क्या? हर चीज़ का हिसाब तुम्हें देना ज़रूरी है क्या? लेकिन अंजलि, वैसे भी खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेविंग है नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर तो खर्च करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी माँ पर खर्चा करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होते। कोई ज़िंदगी ही नहीं है मेरी। मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें। तुम्हारे घर को भी संभालो, तुम्हारी माँ को भी संभालो, और 1 रुपया खर्च ना करो। कहती हुई अंजलि अपना बैग वहीं सोफे पर जोर से पटकते हुए अंदर चली गई। इधर रुपेश अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर सुरेखा जी उदास हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर कर भी क्या सकती थी? जब से पति गए हैं तब से घर की स्थिति खराब है। बिजनेस भी पहले से कम चल रहा है। रुपेश सब संभालने की कोशिश कर तो रहा था, पर वो अकेला क्या करे? अगर अंजलि का ही साथ ना हो तो? ज़रा ज़रा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है। उसे अपने खर्च में कमी रास नहीं आ रही थी। ऊपर से सुरेखा जी की बीमारी ने कमर तोड़ कर रख दी। बेचारा रुपेश कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में। अंजलि कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेना चाहती। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। रुपेश ने ही जाकर दरवाज़ा खोला। एक पल के लिए हैरान ही रह गया। सामने अंजलि की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया था कि अंजलि ने ही उन्हें फ़ोन करके बुलाया है। मम्मी जी ने दरवाज़ा पर से ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? अंजलि फ़ोन पर बहुत रो रही थी। ऐसी क्या बात हो गई? इससे पहले रुपेश कुछ कह पाता, भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ रहा है। कैसा ख्याल रखते हैं आप उसका? रुपेश ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आए, अंजलि अपना बैग लेकर कमरे के बाहर आ गई और आते से ही बोली, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। अंजलि, मेरी बात तो सुनो। रुपेश ने अंजलि को समझाने की कोशिश की। आप तो रहने ही दीजिए दामाद जी। अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी का यूं रो रो कर बुरा हाल नहीं होता। अरे समधन जी, आप यहाँ अचानक? हैरान परेशान सी सुरेखा जी भी शोर सुनकर कमरे से निकलकर बाहर आ गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी। बेटी दी थी नौकरानी नहीं, जो दिन भर आपके घर को संभाले और ऊपर से थोड़े से पैसों के लिए भी आपकी मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि समधन जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। सुरेखा जी समधन जी को समझाने की कोशिश करने लगी और वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। जब वह आपके घर का काम कर रही है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। उनकी बात सुनकर सुरेखा जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हमने कभी भी अंजलि को पैसे देने से इनकार नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा है। ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है। तो घर की बहू होने के नाते अंजलि को भी तो सोचना चाहिए। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त ऊपर नीचे चलता ही है। कभी कम तो कभी ज़्यादा हो ही जाता है।
हाँ हाँ, लेकिन यह कम ज़्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होता है? क्या आपकी दवाइयों में कोई कमी हो रही है? क्या आपके खाने पीने में कोई कमी हो रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए ही हुई है। उसकी इच्छाएं पूरी कर सको तो लेने आ जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। रुपेश ने जब देखा कि उसकी सास कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है, तो उसने सुरेखा जी को शांत रहने के लिए इशारा किया। अंजलि अपनी मम्मी और भैया के साथ वहाँ से रवाना हो गई। रुपेश ने भी अंजलि को रोकने की कोशिश नहीं की। रुपेश, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की बेटा? छोटी छोटी बातों को रबड़ की तरह नहीं खींचते। नहीं मम्मी, ये बात तुम्हारी बहू को भी समझनी पड़ेगी कि मैं उसका पति हूँ, एटीएम कार्ड नहीं। बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। जितने ऐशो आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसा ऐशो आराम उसके मायके में नहीं मिलने वाला। रुपेश जानता था कि अंजलि की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी हुई हैं, उतनी इच्छाएं कभी भी उसके मायके में पूरी नहीं की गई। उसके पिता अक्सर बीमार ही रहते हैं, इसलिए उनकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इतनी इनकम नहीं है जितनी अंजलि आए दिन पैसे मांगती है। अंजलि एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसे रुपेश के पिता ने रुपेश के लिए पसंद किया था। लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर अंजलि का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। इधर अंजलि मायके आ गई। उसे वहाँ देखकर उसकी भाभी भी हैरान रह गई। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने उन्हें चुप करा दिया। उस दिन तो उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्ज़ी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। यह क्या बनवा दिया है मम्मी? मेरा तो पेट ही नहीं भरेगा, मैं तो पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। उसकी भाभी ने ऐसे मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसका मूड ख़राब है, पिज्ज़ा खाना चाहती है तो खाने दो। अंजलि का मूड होता है तो काम करती, वरना दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर से मंगवा लेती। बैठे बैठे अपनी भाभी को ऑर्डर देती रहती। भाभी भी मन ही मन कोसती रहती कि ऑफिस और घर के काम क्या कम है, जो ननंद भी घर आकर बैठ गई, ऊपर से नित नए खर्च करती रहती है। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। आखिर मध्यम वर्ग की भी एक सीमा होती है। आज रविवार था तो सब लोग सुबह की चाय साथ ही पी रहे थे। इतने में अंजलि भी उठकर आ गई और बोली, मम्मी मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्लीज़ 6,000 रुपये दे दो। उसकी बात सुनते ही उसकी भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 6,000 रुपये, वो भी पार्लर के लिए? ननंद रानी, यहाँ मायके में कौन सा धन रख कर गई हो आप, जो आपने जब मांगा निकाल कर दे दें? भाभी तमीज़ से बात कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। अंजलि थोड़ी बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, पर आपको बता दूं कि आपकी मम्मी भी इसी घर में रहती हैं, और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई कि आपका मायका मध्यम वर्गीय है, जहां खर्चे इच्छाओं पर भारी हो जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है, वो हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी बस, आप तो कुछ भी बोले जा रही हैं, मत भूलिए कि ये मेरा मायका है। अंजलि ने अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए कहा, बेटा तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा मायका मध्यम वर्गीय है। तुम्हें 10 दिन से जिस तरह की हरकतें हम करते हुए देख रहे हैं ना, उससे तो लगता है गलती रुपेश की ही नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारी ही है। अब की बार उसके पापा ने कहा। अरे आप क्या कहे जा रहे हैं? अंजलि की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांट कर उन्हें ही चुप करा दिया। चुप रहो तुम, एक शब्द नहीं बोलोगी अब। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी बेटी के खर्च देखें तुमने? ये भूल गई कि ये किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है, तो वो इसके ऊल जुलूल खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो बजाय ऐसे बुरे दौर में उनका साथ देने के ये उनको छोड़कर चली आई। अरे ये पढ़ी लिखी है, गंवार थोड़ी ना है। चाहती तो अपने पति के साथ बराबर से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने तो पति को एटीएम कार्ड समझ रखा है। जब चाहा कैश करा लिया।
इससे तो लाख गुना अच्छा मेरी बहू है, जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इससे कहो कि आज के आज अपने ससुराल चली जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते। आखिर अंजलि के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ ना कह पाई और उन्होंने अंजलि को ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर अंजलि को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति उठा सकता है और कोई नहीं। आखिर वो लौटकर अपने ससुराल चली आई और अब वह अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी। हालांकि गलतियां अभी भी उससे होती थी, लेकिन अपने मायके वालों से शिकायत करने की जगह वह सुरेखा जी से पूछना ज़्यादा पसंद करती थी।